वेलकम टू नेट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मिली मोहब्बत के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर ये चैनल कहीं गया भी तो मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाला हूँ, ये वादा है। चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 4 गालियाँ दीजिएगा और चले जाइएगा। UFC 316 आ गया और चला गया, पर UFC 316 के जो मेन इवेंटर थे वो खबरों से जाने का नाम नहीं ले रहे। तो पहले बात कर लेते हैं उस आदमी की जो हारा है फाइट, शॉन ओमैली की। शॉन ओमैली फाइट ज़रूर हारा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फाइटर्स के अमंग पॉपुलर नहीं है। अगर वो 135 में रहने का निर्णय लेता है तो भी उसे बहुत सारे फाइटर फाइट करना चाहते हैं, और अगर वो 145 में जाना चाहता है तो भी कई फाइटर उसका वेट कर रहे हैं। अगर वो 135 में रहता है तो हेनरी सेहूटो ने उसे चैलेंज किया है दुनिया भर की बातें कह के, और अगर ये फाइट होती है तो आई विल नॉट बी अगेंस्ट दिस फाइट। बट ये फाइट मिलना हेनरी सेहूटो के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सभी को पता है और UFC को भी पता है कि हेनरी सेहूटो जो है ना अपने कैरियर के सनसेट की तरफ बढ़ रहा है। तो हेनरी सेहूटो को ऊपर जाने का चांस देने की जगह UFC यूज़ करेगी हेनरी सेहूटो को एज अ पायदान दूसरे स्टार्स को बनाने के लिए। ये कॉमेडी स्पोर्ट के गेम का बहुत घटिया एस्पेक्ट है, पर सच तो यही है। एनीवेज, अगर शॉन ओमैली 145 में जाता है तो अल्जमेन स्टर्लिंग का कहना है कि पहली फाइट उसे मिलना चाहिए, और मैं इस फाइट के लिए दोनों थम्स अप हूँ। यार, हम सभी को पता है कि अल्जमेन स्टर्लिंग ने इतने डिफेंस किए थे कि वो डिजर्व करता था रीमैच, बट मैराब के लिए उसने वो रीमैच छोड़ के वो 145 में चला गया। कई चूतिया कहते हैं कि वो डिजर्व नहीं करता रीमैच, वही चूतिया सेम चूतिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि शॉन ओमैली ने सिर्फ एक डिफेंस किया था, वो भी मार्लिन वेरा जैसे फाइटर के खिलाफ, और उसको रीमैच मिल गया। पर अल्जमेन को नहीं मिलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि या तो आप खुद चूती हैं या दूसरों को चूतिया समझते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर कनेलो क्रॉफर्ड को लेकर है, अगली खबर टर्की अल शेख को लेकर है, अगली खबर डेना वाइट को लेकर है, और अगली खबर नेटफ्लिक्स को लेकर है। कनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड वाली जो फाइट है वो कंफर्म हो गई है कि वो 13 सितंबर को होगी और वो नेटफ्लिक्स में आएगी। नेटफ्लिक्स से ये जो डील है लगभग 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास ये डील की गई है। 200 मिलियन डॉलर पता है आपको कितना होता है? लगभग 1700 करोड़ रुपए। ये है ना, दुनिया भर के लोग वीडियो बनाते रहते हैं ना, इस फाइटर को इतना मिला, इस फाइटर को उतना मिला। इस फाइट में फाइट करने वाले दोनों फाइटर्स को कम से कम 50 मिलियन डॉलर से ऊपर मिलेगा। और उसको आप कंपेयर करना है कि UFC के फाइटर को कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, तब आपको समझ में आएगा कि UFC की मोनोपोली होने की वजह से कितना नुकसान होता है फाइटर्स का। एनीवेज, मैं ना इस खबर में सबसे पहली बात तो मैं कनेलो क्रॉफर्ड फाइट को लेकर कभी एक्साइटेड नहीं था, बट आजकल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रॉफर्ड के चांसेस हैं हल्के से ही सही जीतने के। और अगर ऐसा होता है तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि मेरा मानना है कनेलो हमेशा से ओवररेटेड है, और बेनाविडेस के खिलाफ ही इज जस्ट डकिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। पर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो कुछ ऐसी है। देखिए, ये बात हमें पक्की हो गई कि 13 सितंबर को होने वाली है, ये बात भी हमें पक्की हो गई कि नेटफ्लिक्स करने वाला है, और ये खबर मार्केट को किसने दी? ये खबर मार्केट को दी डेना वाइट ने, यानी कि डेना वाइट ही इसका प्रोमोटर है। अब जो बात मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि आखिर डेना वाइट एंड टीम नेटफ्लिक्स के रूट कैसे गई, पेपर व्यू के रूट क्यों नहीं गई? देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इन दोनों के डिफरेंस। नेटफ्लिक्स से जो डील हुई है उसमें एक लम सम मनी इन दोनों को लगभग 50 मिलियन डॉलर के आसपास पहले मिलेगी, और 150 मिलियन डॉलर फाइट होने के बाद मिलेगी। तो ये सारी बातें तो समझ में आती हैं। पर इसमें क्या हो रहा है? इसमें UFC को कोई पेपर व्यू का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वन एंड डन डील है। UFC कह दिया क्या मैंने? TKO को, जो पेरेंट कंपनी है UFC की। अगर इस कंपनी को अपने आप पे इतना भरोसा था, इनको लग रहा था कि हम दुनिया के बिल्कुल पिछवाड़ा फाड़ के पैसे निकालने वाले प्रमोटर हैं, तो ये इसको पेपर व्यू रूट से लेके जाते हैं, क्योंकि पेपर व्यू रूट में आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और भी ज़्यादा बड़ा। अगर आपका इवेंट सब देखना चाहते हैं तो इसके 2-3 मतलब निकलते हैं। पहला, UFC को विश्वास नहीं था, यानी कि UFC बोले तो TKO को विश्वास नहीं था इस बात का कि कनेलो क्रॉफर्ड को ज़्यादा लोग देखेंगे। और दूसरा, उनको विश्वास नहीं था अपनी प्रोमोटर्स के स्किल पे कि वो इस इवेंट को ऐसा प्रमोट कर पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ अगर होती ना तो वो पेपर व्यू के रूट ही जाते। क्योंकि कनेलो की पहले की फाइट में हमने देखा है कि 500 मिलियन डॉलर तक निकल के आया है पेपर व्यू से, पर वो लोग वो फाइट देखना चाहते थे। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ मैं कि नेटफ्लिक्स में जब ये फाइट आया तो लैगिंग का इशू ना है, बफरिंग का इशू ना है। इसी से जुड़ी एक और खबर ये है कि नेटफ्लिक्स ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो कॉम्बैट स्पोर्ट में आना तो चाहते हैं, बट सिर्फ बड़ी फाइट में आना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंदर की खबर ये है कि UFC, और जब नेटफ्लिक्स की बात चल रही थी तो UFC
अपना सारा का सारा सामान जो कि ESPN प्लस में बेचती है वो नेटफ्लिक्स में बेचना चाहती थी। तो नेटफ्लिक्स ने कहा कि ठीक है, हम रेडी हैं आपका पेपर व्यू मेन जो इवेंट होता है उसको बाय करने के लिए, बट हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रीलिम्स में, अर्ली प्रीलिम्स में और वीकली फाइट नाइट में। तो अब UFC के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो फाइट नाइट और अर्ली प्रीलिम्स प्रीलिम्स वाली चीज़ें कहीं और लेके जाए और सिर्फ पेपर व्यू नेटफ्लिक्स में करे, या फिर ये पूरी चीज़ कहीं और लेके जाए। तो ऐसी फीलिंग आ रही है अभी कि भाई ऐसा है कि वो वापस से ESPN में रहेंगे और जो आता रहता है ESPN में अभी वही आता रहेगा। बट ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी फाइट जो है कॉनर मैगरेगर की नेक्स्ट फाइट हो गई, जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनॉल वाली फाइट हो गई, ये सारी बड़ी फाइट अगले साल की शुरुआत के लिए बचाई जा रही हैं, ताकि जो भी नया UFC के साथ आके जुड़ेगा ब्रॉडकास्टर का पार्टनर, ब्रॉडकास्टिंग का पार्टनर, उसको ये बड़ी फाइट एज अ गिफ्ट दी जा सके। ठीक, चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, अगर कोई है तो। अगली खबर मेहराब देवीश्वरी को लेकर है। मेहराब देवीश्वरी का कहना है कि अगर उसकी पेंटोजा से फाइट होती है तो लोग शायद इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लोगों का मेरे को घंटा पता नहीं दोस्त, बट आई विल बी इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फाइट के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, और जैसे ही किसी ने इसका जिक्र किया और फिर मैंने अभी खबर भी पढ़ा, सो अगर ये फाइट होती है ना, वैसे तो इसके चांसेस होने के 95% है कि नहीं होगी, बट अगर होती है ना तो आई वुड लव टू सी दिस फाइट यार। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर मेहराब देवीश्वरी, और पेंटोजा धरती पकड़ आदमी है। और एक प्रकार से कहा जाए तो पेंटोजा और मेहराब देवीश्वरी दो ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि इनमें बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट रहा हो, पर इनसे ज़्यादा मेहनती किसी का बाप नहीं है UFC में, ये तो पता है। तो अगर ये फाइट होती है ना, मान लीजिए कि सब इमेजिन कर लीजिए कि सुपर फाइट होती है दोस्त, आई वुड लव टू सी दिस फाइट। खैर, इस फाइट के बारे में सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि UFC को चैम्प अब पसंद नहीं है, पहले की बात अलग है। एनीवेज, अगली खबर की तरफ चलते हैं यार। इसके बाद मैं एक खबर करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता था कम से कम 2 दिन पहले। किसी का कमेंट आया कि ऐसा है कि बाहर ना बड़े बड़े लोग चैंपियन बन जाते हैं, पर जैसे UFC में आते हैं ना तो उनकी सही औकात पता चलती है। बाहर वो चैंपियन बन जाते हैं, यहाँ पे एवरेज नज़र आते हैं। और पिटबुल का एग्जांपल दिया गया जो कि चैंपियन है, और दूसरा एग्जांपल दिया गया पैचेमिक्स का। पता है, ये सारी बात जो है ना UFC और UFC के आंटे हमेशा से कहते आए हैं कि भाई बाहर का टैलेंट ना ऐसा ही है, वो B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है। UFC में आते हैं ना तो उनका कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि UFC में बेस्ट से फाइट करता है। तो जिसने ये कमेंट किया ना उसके प्रति मेरी कोई वो नहीं है, मेरे हिसाब से उसका कमेंट UFC के प्रोपेगेंडा से इन्फ्लुएंस्ड है। सो आई वुड लाइक टू इनलाइटन हिम लिटिल बिट। मेरे ख्याल से आप लोग जो भी मैं आगे कहने जा रहा हूँ उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। क्योंकि अब मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा कोई उन लोगों की जो UFC में बाहर से चैंपियन बन के आए थे और फिर UFC में उनका क्या हुआ। ठीक है, और फिर शायद एंड में टाइम मिलेगा तो पैचेमिक्स और पिटबुल की भी बात कर लेंगे। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया ना वो एक्चुअली अकेला नहीं है, बहुत से लोग इसी बात से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि UFC में बेस्ट से फाइट करता है, बाहर से आए लोग UFC में कुछ नहीं कर पाते। तो मैं आपको छोटा सा एक लेसन दे देता हूँ सच्चाई क्या है। और अब मैं जो करने वाला हूँ ना उसको कहते हैं जर्नलिज्म। आपको डेना वाइट का कार्टून नजर आ रहा होगा, मुझे नहीं पता था कि मैं और क्या रखूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आप बहुत सारे नाम लेने वाला हूँ और जो शायद कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी लूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं 2006 में आए एक ऐसे आदमी की जिसका नाम है एंडरसन सिल्वा। आपको पता है एंडरसन सिल्वा जब UFC में आया तो वो ऑलरेडी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से चैंपियन था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था केज रेज। तो केज रेज का चैंपियन UFC में आके UFC का लेजेंड बन गया। तो ध्यान रखना और उन लोगों को बताना कि UFC के जो लेजेंड है ना एंडरसन सिल्वा, वो UFC में नहीं था, बाहर का चैंपियन था जो UFC में आया और UFC का लेजेंड बना। यानी कि बाहर से आके चैंपियन फिर से चैंपियन बन सकते हैं। इसके बाद कहते हैं 2007 में क्विंटन जैक्सन आया। आपको पता है कि चक लिडेल को हरा के क्विंटन जैक्सन जो है लाइट हेवीवेट का चैंपियन बना। बट आपको पता होना चाहिए कि चक लिडेल को वो पहले भी हरा चुका था प्राइड में। चक लिडेल एक लेजेंडरी चैंपियन था UFC का, उस बात पे कोई शक नहीं है। पर क्विंटन जैक्सन बाहर से आया था और चैंपियन बना, ये बात भी मत भूलो। जब हम बाहर से आके चैंपियन वाली बात कर रहे हैं ना हम, तो शोगन हुआ को हम कैसे भूल सकते हैं। शोगन हुआ भी प्राइड का चैंपियन था और फिर आके UFC में चैंपियन बना। जब हम प्राइड की बात कर रहे हैं तो एक और प्राइड के फाइटर की बात कर लेते हैं, फब्रिसियो बर्डूम, जिसको UFC ने एक बार कट कर दिया और फिर वो जाके स्ट्राइक फोर्स का चैंपियन बना। स्ट्राइक फोर्स में बाय द वे उसने फेडोर को भी हराया। फेडोर को हराने वाला वो पहला आदमी था 10 साल में। और फिर जब UFC आया तो फिर से चैंपियन बना फब्रिसियो बर्डूम। बाहर से आया था, बाहर का चैंपियन था, UFC में आके चैंपियन बना। लूक रॉकहोल्ड याद है आपको? हाँ, आज आप भूल गए होंगे, बट लूक रॉकहोल्ड जब एक समय चैंपियन था ना तो ही वॉज वेरी 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 गुड। माइकल बिस्बिंग यार, माइकल बिस्बिंग से अगर 10 बार फाइट होती ना लूक रॉकहोल्ड की, तो 10 में से 8 बार लूक रॉकहोल्ड जीतता
बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माइकल बिस्बिंग का क्रेडिट ले रहा हूँ। लूक रॉकहोल्ड यूएफसी में आने के पहले ऑलरेडी स्ट्राइक फोर्स का चैंपियन था। स्ट्राइक फोर्स के अलावा भी एक कंपनी जी थी जो कुछ दिनों तक ठीक ठाक चली थी, उसका नाम था एलीट एक्सी। आपको पता है एलीट एक्सी के चैंपियन कौन था? एलीट एक्सी का मिडिल वेट चैंपियन था रॉबी लॉलर, जो बाद में आके यूएफसी में वेल्टरवेट का चैंपियन और लेजेंड बना। इससे पहले रॉबी लॉलर को यूएफसी निकाल चुकी थी अपने यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको कि जो लोग बाहर के चैंपियन थे और यूएफसी में आके चैंपियन बने यूएफसी को फाइटर्स को हरा के। ठीक है ना। बेलाटोर की बात इसलिए कर लेते हैं, अभी जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, पैची मिक्स और पिटबुल के, दोनों बेलाटोर से आए। बेलाटोर से एक और आदमी आया था एडी ऑलवरेज। ये बात अलग है कि एडी ऑलवरेज जैसे ही यूएफसी में आया तो पहली फाइट वो हार गया, जैसा कि पिटबुल हारा, जैसा कि पैची हारा, और बुरी तरह हारा था, बट फिर बाद में आके चैंपियन बना। ठीक है ना। एडी ऑलवरेज के बारे में फेमस था कि वो जहाँ कहीं जाता था ना वो वहाँ चैंपियन बनता था, अंडरग्राउंड किंग था। उसके बाद डब्ल्यू आपको याद है, डब्ल्यू करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें लाइटर वेट रहा करते थे, जिसको बाद में यूएफसी ने खरीद लिया था। वहाँ का चैंपियन था एंथोनी पैटिस, जो बाद में बैन हैंडरसन को हरा के चैंपियन बना था। फिर यूएफसी में जब बैन हैंडरसन चैंपियन था ना, तो एंथोनी पैटिस डब्ल्यू से यूएफसी में आया और यूएफसी में बैन हैंडरसन को एक बार फिर से हरा के चैंपियन बना। पर इस बार चैंपियन बना कहाँ का? यूएफसी का। कहाँ से आया था? यूएफसी के बाहर से आया था। एक और आदमी है जिसकी मैं एक्चुअली इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, बट वो इस गेम का लेजेंड तो है ना। उस आदमी का नाम है डैनियल कॉर्मिए। डैनियल कॉर्मिए यूएफसी की पैदाइश नहीं है। डैनियल कॉर्मिए स्ट्राइक फोर्स की पैदाइश है। स्ट्राइक फोर्स का जो हेवीवेट ग्रैंड प्री थी उससे फेम मिला डैनियल कॉर्मिए को। चलो लड़कों से हट के अगर लड़कियों की बात कर ले तो हॉली होम लेगेसी एफसी की चैंपियन थी, बाद में आके यूएफसी की भी बैंटमवेट चैंपियन बनी। बाय द वे उसने जिसको हराया ना, रोंडा राउजी जिसकी वजह से विमेंस का डिवीजन जो है जिसको दुनिया भर में पहचान मिली। आज सब भूल जाते हैं रोंडा राउजी को। रोंडा राउजी के साथ वो एक घटिया हरकत करते हैं, उसके आखिरी की 2 फाइट याद रखते हैं, बाहले की बाद शादी फाइट भूल जाते हैं। आज रोंडा राउजी नहीं होती ना तो औरतों को इतना पैसा नहीं मिल रहा होता जितना आजकल मिल रहा है। शी इज़ अ लेजेंड। हाँ, एज अ फाइटर, एज अ ह्यूमन बींग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो, बट उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। रोंडा राउजी बाकायदा स्ट्राइक फोर्स की बैंटमवेट चैंपियन थी, जो यूएफसी की बैंटमवेट चैंपियन बनी। कॉनर मैकग्रेगर याद है? चैम केज वॉरियर का चैंपियन था। और क्योंकि केज वॉरियर से यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई भी फाइटर केज वॉरियर से यूएफसी में जाना चाहे तो उसको कोई रोकेगा नहीं, इसी वजह से कॉनर मैकग्रेगर इजीली ट्रांसफॉर्म हुआ केज वॉरियर फाइटर से यूएफसी फाइटर में। न्यू जर्सी का एक प्रमोशन हुआ करता था, रिंग ऑफ कॉम्बैट, वहाँ का चैंपियन था क्रिस वाइटमैन याद है? 3 डिफेंस मिडिल वेट चैंपियन, एंडरसन सिल्वा को एक बार नहीं 2 बार हराने वाला, वो भी बाहर से आया था। यूएफसी के बाहर आपको पता है सबसे ज़्यादा सफल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है एमएमए में, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? वो है केएसडब्ल्यू। ये है पोलैंड की ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जोआना जेचेक जो है वो यहाँ की फ्लाईवेट चैंपियन थी, बाद में आके यूएफसी की फ्लाईवेट चैंपियन बनी। एलएफए को कहा जाता है कि यूएफसी का फीडर है, वहाँ एलेक्स पेरेरा मिडिल वेट चैंपियन था, बाद में आके यहाँ का मिडिल वेट चैंपियन बना यूएफसी का। ठीक है ना। बाहर से आया, कहाँ से आया? बाहर से आया। यूएफसी की पैदाइश तो था नहीं, वो तो एलएफए को छोड़ दो, उससे पहले वो 2 बार चैंपियन रह चुका था किक बॉक्सिंग का। यानी कि ये जो बकचोदिया है ना कि भैया यूएफसी में आके पता चलता है कि किस फाइटर कितनी औकात है, ये रहने दो। जो चैंपियन होता है ना वो चैंपियन होता है। पेड्रो यान एसीबी का चैंपियन था, बाद में आके बैंटमवेट चैंपियन बना। फिर उसके बाद पेड्रो यान पे मुंह मत खुलवाओ यार, मेरा मानना है कि पेड्रो यान के साथ बहुत गलत हुआ। इन्विक्टा एफसी एक फीडर ग्रुप है, वहाँ कार्ला एस्पार्जा चैंपियन थी, जो बाद में आके यूएफसी की चैंपियन बनी। जेली जेंग वेली जो है वो कुनलुन फाइट की चैंपियन थी, जो बाकी बाकी बाद में आके यूएफसी के चैंपियन बनी। आपको एक्चुअली यूएफसी के नेचुरल चैंपियन की भी एग्जांपल है ना, शॉन ओमैली है। शॉन ओमैली कहीं और चैंपियन नहीं था, यूएफसी से उसने आगे बढ़ना चालू किया मैच्योर और कुछ फाइट्स के बाद, और वो आके यूएफसी में ही चैंपियन बना। मेराव वो यूएफसी से ही ठीक ठाक, मतलब 4-5 प्रोफेशनल फाइट के बाद यूएफसी से आया, कहीं और चैंपियन नहीं। तो ये जो बकचोदी है ना, कहने की मतलब ये है यूएफसी के जो होम ग्रोन टैलेंट है ये है। बाकी जो चैंपियन है वो बाहर से आ रहे हैं। यूरी ब्रॉस का याद है आपको? राइजन का लाइट हैवीवेट चैंपियन था। और मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास टाइम है ना तो राइजन की 2 फाइट आप देखिए यूरी ब्रॉस की, अगर 2 फाइट देखनी है आपको, और दोनों की दोनों फाइट में चाहूंगा आपको कि किंग मो की फाइट देखिए। बाय द वे किंग मो भी स्ट्राइक फोर्स का चैंपियन था, यूएफसी में कभी आया नहीं, आता तो वो चैंपियन बनता। किंग मो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम। किंग मो के बारे में बहुत कम बात होती है। ड्रीकस डुप्लेसी, वो भी केएसडब्ल्यू का चैंपियन था, मिडिल वेट चैंपियन, जो बाद में आके यूएफसी का चैंपियन बना। यार ये तो मेरी छोटी मोटी रिसर्च है, मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया इसमें।
और करूंगा ना तो और मिल जाएगा। आपको बताऊं, आपने कमेंट किया है UFC 316 के पोस्ट फाइट वीडियो में ये कि बाहर के फाइटर यहाँ पे आके उनको औकात पता चलती है, और आप ये भूल गए कि इसका को मेन इवेंट जो था वो जूलियाना पेनिया वर्सेस केला हैरिसन था। केला हैरिसन खुद PFL की चैंपियन थी जो यहाँ पे आई थी। तो एक जगह आप कह सकते हैं कि बाहर का फाइटर आके यहाँ पे आसानी से चैंपियन बन जाता है, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। हमेशा दुनिया जो दिखा रही है ना, उससे आगे जाने का, हर चीज को क्वेश्चन करने का, स्टीरियोटाइप जो बने हुए हैं ना, उस पे अटक के नहीं रहने का, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, और क्वेश्चन तो हर चीज को करने का, और मेरे को भी करने का। ठीक, चलो ये थी आज की बकवास, आज के प्रवचन समाप्त हुए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।